प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, आपकी इस बीए पार्ट द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित आपके हिंदी विषय के पाठ्यक्रमानुसार जुलाई माह का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पाठ्यक्रम है वो है रीति काव्य। रीति काव्य विषयक सिद्धांत, रीति का तात्पर्य, नायक नायिका भेद, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त एवं रीति सिद्ध काव्य, यानी रीति काल एक तरह से आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। जिस तरह से आपने पिछले वर्ष बीए प्रथम वर्ष में भक्ति काल और आदिकाल यानी आदिकाल और भक्ति काल का अध्ययन किया, उसी तरह से आप इस बीए द्वितीय वर्ष में आपके पाठ्यक्रम में रीति काल जोड़ा गया है। और आप जैसे ही बीए थर्ड में जाएंगे तो आपके वहाँ पर आधुनिक काल दिया हुआ होगा, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो 4 कालखंड है वो 2 काल प्रथम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और तीसरा जो काल रीति काल है वो सेकेंड ईयर में है और चौथा जो काल है वो आधुनिक काल वो बीए थर्ड के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो 16 अंकों का और एक 12 अंकों का जो 2 प्रश्न आपके बनते हैं पाठ्यक्रम में, तो वो ये है आपके रीतिकालीन काव्य के इतिहास से संबंधित है, जिसमें पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियों को पढ़ा है और आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम रीतिकाल का जो नामकरण अत्यंत विवादास्पद रहा है उसमें विद्वानों के जो मत हैं उनके सभी कथनों की हम समीक्षा करते हुए अपना एक मत प्रस्तुत करेंगे जिसमें रीतिकाल का नामकरण तय होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम आज की आपकी इस ऑनलाइन कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक अर्थात सन 1643 से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल कहा है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पहले को यानी पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा जाता है। युग चाहे कोई भी हो, उसकी अपनी स्थिति, अपनी विशेषताएं और अपना स्वरूप होता है। जब ऐसा है तो प्रत्येक युग का एक परिचयात्मक नाम होता है जिसके सहारे हम उस युग विशेष को पहचानते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभक्त हैं। इनमें से आधुनिक काल और भक्ति काल के नाम पर कोई विचार विमर्श यानी कोई विवाद नहीं हुआ, जबकि आदिकाल का नाम विवादास्पद है। इसी तरह से रीतिकाल का नामकरण भी अत्यंत विवादास्पद रहा है। रीतिकाल के नामकरण की परिस्थिति अत्यंत जटिल है। इस काल में प्रधानता श्रृंगार रस की रही है और इसे नाम रीतिकाल दिया गया है। कुछ लोग कलापक्ष की प्रचुरता से कलाकाल नाम देते हैं, तो कुछ अलंकारों की प्रधानता के कारण इस युग को अलंकृत काल की संज्ञा देते हैं। क्षमा करें, हम आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के नामकरण की परिस्थिति जटिल है। इस काल में प्रधानता श्रृंगार की रही है और इसे नाम रीतिकाल दिया गया है। कुछ लोग कलापक्ष की प्रचुरता से कलाकाल नाम देते हैं, तो कुछ अलंकारों की प्रधानता से अलंकृत नाम देते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष उभर कर सामने आता है कि यह नामकरण भी विवादास्पद रहा है। नामकरण का आधार देखिए। युग के नामकरण में अनेक आधार काम करते हैं, जिनमें प्रमुख है प्रवृत्ति के आधार पर, विशिष्ट व्यक्तित्व के आधार पर, भावात्मक या कलात्मक प्रवृत्ति के आधार पर आदि। नामकरण का आधार कोई भी हो सकता है, परंतु ध्यान देने की बात यह होती है कि नाम ऐसा हो जो संपूर्ण युग की प्रवृत्तियों और उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचायक हो, उसमें व्यापकता हो, सभी का परिचय उस नामकरण से मिल जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि रीतिकाल नाम
व्यापकता लिए हुए हैं। शुक्ल जी के इस नाम में प्रवृत्ति और कलात्मक सौंदर्य निहित हैं। हम सब जानते हुए भी विद्वानों ने अनेक नाम और सुझाए हैं। विद्वानों द्वारा प्रस्तावित जो नाम हैं, हम सभी का सर्वप्रथम उनकी जो प्रमाण है, जो तर्क हैं विद्वानों के अपने अपने नामकरण में, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आचार्य शुक्ल जी ने इस रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। शुक्ल जी ने इस काल को रीतिकाल के नाम से संबोधित किया है। इन्होंने रीति शब्द को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करते हुए बहुत सोच समझ कर यह नाम दिया है, किंतु वे भी इस नाम को देकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए। यदि वे संतुष्ट हो गए होते तो ये वाक्य नहीं लिखते। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह कथन लिखा है, श्रृंगार की प्रधानता के कारण कोई चाहे तो इसे श्रृंगार काल नाम भी दे सकता है। यानी उन्होंने दोहरा नामकरण दे दिया, श्रृंगार काल और रीतिकाल। इनके अनुसार इस काल में रीति ग्रंथों की रचना अधिक हुई है। रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अतः शुक्ल जी ने इस काल की प्रवृत्ति पर विचार कर इसे रीतिकाल नाम दिया। दूसरे नामकरण पर हम चलते हैं, अलंकृत काल। मिस्र बंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा, मिस्र बंधु विनोद, उसमें इन्होंने उत्तरालंकृत काल इस युग को कहा है। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को उत्तरालंकृत काल की संज्ञा दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तरालंकृत काल में भाषा भूषणों से लद गई, श्रृंगार कविता खूब बनी, आचार्यता बढ़ी, प्रासंगिक कथा ने धर्म से संबल प्राप्त किया, साधारण कथा प्रसंग भी रचे गए और खड़ी बोली गद्य ने भी जड़ पकड़ी। इससे स्पष्ट है कि मिस्र बंधुओं ने संक्षेप में उत्तर मध्यकाल की समस्त विशेषताओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने मुख्य ध्यान भाषा पर दिया है। अतः उन्होंने इस काल को उत्तरालंकृत काल कहने में कोई संकोच नहीं हुआ। तीसरे नामकरण की ओर हम बढ़ते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। मिश्र जी ने इस काल को श्रृंगार काल की संज्ञा से विभूषित करते हुए कहा है कि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, और भले ही कहीं कहीं भक्तिभाव आ गया हो या नीतिपरक उक्तियाँ या कथन आ गए हों, किंतु उनके साथ भी श्रृंगार की प्रचुरता मिलती है। वास्तव में मिश्र जी ने यह तर्क दिया है कि भारतीय काव्य का विभाजन रस के आधार पर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि वीर गाथा काल यानी आदिकाल को वीर गाथा काल वीर रस की प्रधानता के कारण और भक्ति काल को भक्ति रस की प्रधानता के कारण जोड़ते हैं, तो रीतिकाल को भी रीति रस यानी श्रृंगार रस से जोड़ना चाहिए। और रस की प्रमुखता की दृष्टि से रीतिकाल में श्रृंगार रस ही व्यंजित हुआ है। अतः इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक युक्ति संगत होगा। चौथे नामकरण की ओर हम बढ़ते हैं, रीति श्रृंगार युग। डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने यह नाम दिया है। मिश्र जी ने रीतिकाल को रीति श्रृंगार युग नाम देते हुए तर्क दिया है कि इस काल के अंतर्गत श्रृंगार की प्रधानता रही है और रीतिशास्त्र अधिक लिखा गया है। अतः रीतिशास्त्र के आधार पर कविता का सृजन होने के कारण इस काल को रीति श्रृंगार युग कहना अधिक समीचीन है। पांचवें नामकरण की ओर हम बढ़ते हैं। कलाकाल नाम दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। उन्होंने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा देते हुए कहा है कि रीतिकाल में कला पक्ष प्रबल रहा है। कलात्मक वैभव से सरोबार कविताएं संपूर्ण युग में दिखाई देती है। ऐसा कोई कवि नहीं है जो कलात्मकता से दूर रहकर सहज भाव से कविता रचता हो। अतः इससे कलाकाल नाम दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि रीतिकाल के लिए विद्वानों ने अनेक नाम सुझाए हैं और सभी नाम किसी न किसी तर्क पर आधारित हैं। प्रश्न यह है कि इन सुझाए गए नामों में से कौन सा ऐसा नाम है जो सहज रूप से स्वीकार किया जा सकता है। कोई भी निर्णयात्मक मत देने से पूर्व प्रत्येक नामकरण की समीक्षा करना अति आवश्यक है। ऐसा करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो सभी मतों की समीक्षा हम कर रहे हैं। यहाँ पर रीतिकाल के लिए जो नाम दिए गए हैं उनमें से उत्तरालंकृत काल, रीतिकाल, श्रृंगार काल, कलाकाल और रीति श्रृंगार नाम प्रमुख हैं। इन सभी मतों की समीक्षा हम यहाँ पर कर रहे हैं ताकि किसी निष्कर्ष पर हम पहुँच सकें। पहला जो काल है वो नामकरण जो दिया गया वो अलंकृत काल की समीक्षा हम कर रहे हैं। मिस्र बंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास मिस्र बंधु विनोद में विभिन्न कवियों को अलग अलग वर्गों में रखा
जिससे युग परक विवेचन की प्रवृत्ति का उदय हुआ। इस क्रम में मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है। इन्होंने इस नाम के समर्थन में तर्क देकर इसकी अनेक विशेषताएं उजागर की है। इनका तर्क है कि इस युग में अलंकरण की प्रवृत्ति प्रमुख रही है, किंतु अधिकांश विद्वानों ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है। शुक्ल जी ने भी इस नाम पर न तो कोई टिप्पणी की है और न इसे स्वीकार किया, क्योंकि कविता में अलंकार का प्रयोग तो प्राय प्रत्येक काल की कविता में हुआ है। दूसरे, अलंकृत शब्द रीति का एक अंश मात्र है। तीसरे, रीतिकाल में कविता में केवल अलंकारों का ही बाहुल्य नहीं है, अन्य काव्यांगों का भी इसमें यथानुसार प्रयोग हुआ है। अतः यह नाम एक पक्षीय है। अलंकार केवल कविता पर ही लागू होता है, लक्षण ग्रंथों पर नहीं। दूसरी ओर हिंदी में अलंकार शब्द केवल काव्य का एक अंग मात्र है, इसलिए अलंकृत काल अत्यंत संकुचित अर्थ का द्योतक होने के कारण इस काल के लिए ये नाम उपयुक्त नहीं है। दूसरे नामकरण की हम समीक्षा कर रहे हैं, श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार के आधार पर इस काल को श्रृंगार काल कहा है। इनके अनुसार ये लोग रीति के आचार्य न होकर कवि मात्र थे। संस्कृत से रीति की पक्की पकाई सामग्री लेकर ये कवि कवित्व शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। अतः इनका वर्ण्य विषय श्रृंगार ही था और प्राय सभी कवियों ने प्रमुखतः श्रृंगार रस को अपनाया है। श्रृंगार काल के विरोध में विद्वानों का कहना है कि ये नाम आचार्य मिश्र जी की मौलिक देन नहीं है। इसका तो स्पष्ट संकेत शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दे दिया था। उन्होंने कहा था, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है, प्रधानता श्रृंगार की रही है। यदि इस काल को श्रृंगार काल कहें तो कोई कह सकता है। दूसरे बिंदु को देखिए, इस युग की अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक है और वह आश्रितताओं की प्रशंसा में लिखी गई हैं। सभी रचनाओं के मूल में श्रृंगारिक प्रवृत्ति ने होकर कवियों की अर्थ प्रवृत्ति भी रही है। अधिकांश कवि अपने विलासी आश्रितताओं को प्रसन्न करना चाहते थे, लेकिन कुछ कवि अपनी श्रृंगारिक रचनाओं से असंतुष्ट भी हैं। जैसे भिखारी दास जी ने अपने काव्य निर्णय में लिखा है, आगे के सुकवि रीजी हैं तो कविता ही, यानी आगे आने वाले कवि यदि हमारी कविताओं से प्रसन्न हो जाए तो इसे कविता कहा जाएगा, नहीं तो न तो राधा कन्हई सुमिरन को बहानो है, अन्यथा राधा और कृष्ण की आड़ में केवल उनकी भक्ति का स्मरण करना एक बहाना मात्र रहेगा। तीसरे बिंदु को देखिए, श्रृंगार काल नाम के विरुद्ध एक सशक्त तर्क यह भी है कि इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, भक्ति और नीति से युक्त काव्य भी पर्याप्त मात्रा में रचा गया है। अतः श्रृंगार काल नाम से अन्य रसों और भावों की उपेक्षा होती है। इस युग की समस्त प्रवृत्तियों का बोध इस नाम से नहीं होता। अतः श्रृंगार काल नामकरण उपयुक्त नहीं है, इसे नहीं स्वीकार किया जा सकता। इससे केवल भाव पक्ष का ही बोध होता है और कला पक्ष उपेक्षित हो जाता है। तीसरे बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं, कला काल की समीक्षा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इस काल को कला काल नाम दिया और यह नाम भी सहज स्वीकार्य नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि कला काल कहने से इस काल की कलात्मकता ही उभर कर सामने आती है और भाव पक्ष उपेक्षित हो जाता है। यह काल कला वैभव को प्रस्तुत करने वाला तथा भाव पक्ष की उपेक्षा करने वाला साबित होता है। अतः यह सत्य नहीं है, क्योंकि इस युग में श्रृंगार, वीर, नीति, भक्ति आदि की रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें दोनों पक्ष प्रबल है, यानी कला पक्ष और भाव पक्ष, और कला काल कहने से केवल कला पक्ष ही उभर कर आता है। अतः स्पष्ट है कि इस काल को कला काल नहीं कह सकते। दूसरी ओर इस काल में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, पद्माकर, देव और बिहारी सभी ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने भाव सौंदर्य के साथ ही कलात्मक सौंदर्य को भी अत्यंत महत्व दिया है। जैसे कहत नटत रीजत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे बौन में करतु है नैनन ही सो बात। ये बिहारी सतसई का, बिहारी जी का एक दोहा है। ऐसे भावात्मकता के सैकड़ों उदाहरण बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। अतः जब रीतिकाल में भाव शून्यता नहीं है तो इसे कलाकाल कहना कहाँ तक उचित है। अतः यह नाम भी स्वीकार्य नहीं है। चौथे नामकरण की समीक्षा हम कर रहे हैं, रीति श्रृंगार काल। डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने इसे रीति श्रृंगार काल नाम दिया है। रीति शास्त्र का निर्माण और श्रृंगार रस की प्रधानता इस युग में मिलती है, किंतु क्या ये दो ही तत्व ऐसे हैं जिनके आधार पर समूचे रीतिकाल को समझा और पहचाना जा सकता है? स्पष्ट ही नहीं। कारण ये है कि इस काल में कवि आचार्य अवश्य थे, किंतु आचार्य वे बाद में थे, पहले वे कवि थे। काव्य शास्त्र का निर्माण करने मात्र से कोई कवि नहीं हो जाता। उसे कवि बने रहने के लिए
भावानुभूति और कल्पना अनुभूति को महत्व देना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रीतिकाल के सभी कवि सौंदर्य के पारखी थे, प्रेम को निजी दृष्टि से देखते थे और उसके विषय में अपने निष्कर्ष रखते थे। अतः मिश्र जी का नाम भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब हम निर्णायक मत की ओर पहुंचते हैं कि इन सभी चारों पांचों नामों की समीक्षा करने के उपरांत हम क्या कह सकते हैं। देखिए, संपूर्ण नामों के विवेचन के पश्चात हमारे समक्ष आचार्य शुक्ल जी द्वारा दिया गया नामकरण रीतिकाल ही शेष बचा रहता है। यही नाम इस युग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। आचार्य शुक्ल जी ने सर्वप्रथम हिंदी का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करते हुए नाम दिया है। उन्होंने अपने विशद काव्यशास्त्रीय अध्ययन और गंभीर आचार्यत्व का परिचय देते हुए बड़ी सहजता से इस युग को रीतिकाल कहा है। रीति शब्द संस्कृत काव्यशास्त्र में एक काव्य संप्रदाय के रूप में प्रयुक्त होता था, किंतु कालांतर में यह शब्द समग्र काव्यशास्त्र का पर्याय बन गया। अतः यह नाम व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने अपने शब्दों में लिखा है, कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की, रीतिकाल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण विशेषता उपेक्षित नहीं होती है और प्रमुख प्रवृत्ति उभर कर सामने आ जाती है। यह युग रीति प्रवृत्ति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप में सही है। विद्वानों द्वारा प्रस्तावित नामों में कोई न कोई दोष नजर आता है, जबकि रीति काल नाम में कोई दोष दिखाई नहीं देता है। रीति युग में कवि रीति, रस रीति, अलंकार रीति, काव्य रीति, छंद रीति जैसे प्रयोग होते रहे हैं। ये प्रयोग भी रीतिकाल नाम को सार्थकता प्रदान करते हैं। हिंदी साहित्य के अधिकांश विद्वानों ने रीतिकाल नाम को ही अपनाया है। हम निष्कर्ष रूप में इस विवेचन के उपरांत यही कह सकते हैं कि उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल ही सर्वाधिक उपयुक्त हैं। शुक्ल जी ने रीति से बंधे कवियों तथा लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को रीति कवि ही माना है। इस नाम में सभी तत्व समाहित हैं, सभी विशेषताएं शामिल हो जाती हैं। अन्य नाम रीतिकाल का स्थान लेने में समर्थ नहीं है, सफल नहीं हो सके हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आज ये प्रश्न यहीं मैं समाप्त करता हूँ। परीक्षा में आप अच्छी तरह से इस प्रश्न का उत्तर दें। धन्यवाद।